वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका मारुति नगर पुलिस स्टेशन में। मूवी का नाम है। मूवी की शुरुआत में हम जय नाम के लड़के को देखते हैं जो बाइक पर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे किसी लड़की का फोन आता है जो उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो और घर कब तक आओगे। जय इस वक्त फोन पर बात कर ही रहा होता है। ठीक उसी टाइम जय अपने सामने एक लड़की को देखता है जो दीवार के उस पार से मदद की गुहार लगा रही है। इसलिए जय फोन कट करके तुरंत दीवार पे चढ़कर देखता है कि कुछ लोग उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर लेके जा रहे होते हैं। यहाँ जय तुरंत अपने फोन में से इन सब की वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो जल्दी से ही पास के मारुति नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर गुरुनाथ से होती है, जिन्हें जय सब कुछ बता देता है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब क्योंकि गुरुनाथ का ड्राइवर नहीं होता, इसीलिए वो जय की बाइक पर बैठकर वहां चलने के लिए कहता है जहां यह हादसा हुआ। इसी दौरान जय को फिर से उस लड़की का कॉल आता है जिसने कुछ देर पहले उसको कॉल किया था। हालांकि इससे पहले कि जय उसको कुछ कह पाता, गुरुनाथ उसे फोन काट कर तुरंत चलने के लिए कहता है। इसलिए जय फोन कट करके उसको लेकर वहां पहुंच जाता है जहां उसने लड़की को देखा था। दरअसल ये एक पुरानी कॉटन फैक्ट्री है जिसके अंदर जाने पर गुरुनाथ जय को एक जगह खड़ा रहने के लिए बोलकर खुद अकेला अंदर चला जाता है जहां उसे कई सारे गुंडों के साथ उनका बॉस नागा भी दिखाई देता है। लेकिन गुरुनाथ असल में नागा से मिला हुआ था। वो उसे जय के बारे में बताता है और उसके आदमी उसे जय को मार डालने के लिए बोलता है और ये सारी बातें जय ने पहले ही सुन ली होती है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। पर उसके पीछे नागा के गुंडे भी पड़े होते हैं। इनसे छुपकर जय एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेजता है। फिर इसके बाद जय किसी अनजान इंसान को उन गुंडों वाली वीडियो को व्हाट्सएप पर भेज देता है। हालांकि अब तक उसे गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। पर ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके अगले सीन में हम गायब हुई लड़की यानी कि जिसे नागा के लोगों ने किडनैप किया, उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन में गुरुनाथ के सामने देखते हैं जो यहाँ अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लाए होते हैं। जिन्हें गुरुनाथ पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। वो लोग बताते हैं कि नागा पिछले कुछ दिनों से हमारी जमीन खरीदना चाह रहा था और उसे देने से हमने मना कर दिया। अब गुरुनाथ इनकी बातों को सुनकर कहता है कि देखो, नागा को तुम अपनी जमीन दे दो और अपनी बेटी को बचा लो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हमें उस घटना से ठीक 2 महीने बाद का समय दिखा जाता है जहाँ हम एक लेडी ऑफिसर अर्चना को देखते हैं जिसके सामने 2 लोग रोड पर ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिन्हें अर्चना पहले रोकने की कोशिश करती है। पर जब वो नहीं मानते तो वो उन्हें पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके आती है, जो कि असल में वही मारुति नगर पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ पहुंचते ही अर्चना उनमें से एक को लॉकअप में बंद कर देती है और दूसरे को बेंच पर बैठा देती है ताकि उससे दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लॉकअप में बंद है उसका नाम बाला है और जो बाहर बेंच पर बैठा है उसका नाम अमित होता है। अर्चना एक दूसरे ऑफिसर जिसका नाम आरोग्य स्वामी है उससे एक कंप्लेंट वगैरह लिखने के लिए बोलती है। इसी बीच वहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी आता है जो अपने वॉलेट के चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होता है। इसके बाद एक और आदमी अपने खोए हुए डॉग की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आता है, जिसे भी कुछ देर के लिए दूसरी बेंच पर बैठने के लिए कहा जाता है। फिर कुछ देर के बाद आरोग्य स्वामी तीनों को एक साथ बुलाकर कंप्लेंट लिखने के लिए बोलता है, जिसे लिखने के बाद फिर से इन्हें बैठने के लिए बोला जाता है। लेकिन इससे पहले अर्चना सुरेश को अपने पास बुलाकर चोरी से एक गन देती है जिसे वो चुपचाप अपने बैग में रख लेता है। और इस पॉइंट पर यह रिवील होता है कि अर्चना, बाला, सुरेश और अमित चारों ही एक दूसरे को जानते हैं। अब इनका आखिर प्लान क्या है ये हमें इनके फ्लैशबैक के जरिए जानने को मिलेगा। दरअसल अर्चना, सुरेश, अमित और बाला ये सभी जय के दोस्त होते हैं। ये पांचों एक ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए थे जो कि अब बंद हो चुका है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जय को जो कॉल आई थी वो अर्चना ने ही की थी और साथ ही जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जय ने ऑडियो मैसेज किया था उसमें ये सभी मौजूद थे। हालांकि जय ने बहुत धीमे से ऑडियो के अंदर बोला था, इसीलिए वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए अर्चना सभी को मिलने के लिए बुलाती है जहाँ सभी जय को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि ये गया कहाँ। यहाँ बाला अर्चना से मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए कहता है, लेकिन अर्चना को लग रहा होता है कि उसे खुद से जय का पता लगाना चाहिए। इसलिए वो अपने मन की बात को सुनकर जय का नंबर ट्रेस करने के लिए अपने दोस्त जाहिर को देती है जो इस वक्त ऑफ आ रहा होता है। अगली सुबह होते ही अर्चना जाहिर से जाकर मिलती है तो उसे पता चलता है कि जय का फोन 11 बजे से 11:58 तक कॉटन फैक्ट्री और मारुति नगर पुलिस स्टेशन के बीच था। यहाँ जाहिर अर्चना को सलाह देता है कि तुम्हें अपने दोस्त जय को ढूंढने के लिए मारुति नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की मदद लेनी चाहिए। और फिर उसकी बात को मानकर अर्चना यहाँ से सीधे इंस्पेक्टर गुरुनाथ से अपने दोस्त जय के बारे में बात करने के लिए मारुति नगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जिस दौरान वहाँ उसी लड़की के पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए होते हैं, जिन्हें गुरुनाथ जमीन नागा को देने के लिए राजी करता है। यहाँ अर्चना जब गुरुनाथ की आवाज को सुनती है तो उसे याद आता है कि जब उसने दूसरी बार कॉल किया था तो उस वक्त उसने बिल्कुल ऐसी ही आवाज को सुना था। इसलिए अर्चना गुरुनाथ से जय का जिक्र ना करके
उससे इस स्टेशन में ट्रांसफर के लिए बात करती है, जिसके लिए गुरुनाथ भी मान जाता है। और फिर बातों ही बातों में ये भी पता चल जाता है कि पिछली रात गुरुनाथ नागा के साथ था, इसलिए वो जाहिर को दोनों का नंबर ट्रेस करने के लिए देती है, जो अर्चना को बताता है कि उसके हिसाब से पिछली रात जय, गुरुनाथ और नागा तीनों ही कॉटन फैक्ट्री से लेकर मारुति नगर पुलिस स्टेशन के बीच के एरिया में ही मौजूद थे। इसका मतलब ये साफ है कि शायद तीनों आपस में मिले हो, क्योंकि 11 से 12 के बीच कई बार इन तीनों का फोन एक ही लोकेशन पर मौजूद था। इसीलिए अब सच्चाई को जानने के लिए अर्चना अपने दोस्तों के साथ मिलकर नागा के सबसे खास आदमी सिनू को उठवा लेती है, जिसे जब ये लोग टॉर्चर करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि नागा और गुरुनाथ ने मिलकर पिछली रात जय को जान से मार दिया, क्योंकि उसने लड़की को किडनैप होते हुए देख लिया था। जय की मौत का पता लगते ही चारों भागते हुए जय की बॉडी देखने के लिए जाते हैं, जो कि सच में मर चुका है। अब क्योंकि गुरुनाथ और नागा काफी पावरफुल लोग होते हैं, तो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके सजा दिलाना काफी मुश्किल है। इसीलिए अर्चना सहित चारों दोस्त फैसला करते हैं कि वो लोग कुछ भी करके जय की मौत का बदला खुद लेंगे, क्योंकि दरिंदों को खत्म करने के लिए खुद दरिंदा बनना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले ये लोग सिनू को मारने के लिए जाते हैं, जो इनके कब्जे में था। मगर वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि सिनू पहले ही वहां से भाग चुका है, इसलिए ये लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही दिन इन्हें पता चलता है कि सिनू को गोली मार दी गई है, जिसकी लाश जंगल में पड़ी हुई है। ये न्यूज को सुनकर अर्चना को लगता है कि सिनू को उसके किसी राइवल गैंग ने मार दिया होगा, और अब अर्चना प्लान बनाती है कि वो लोग मिलकर आज सबसे पहले गुरुनाथ की जान लेंगे, फिर उसके बाद नागा का नंबर आएगा। अर्चना के प्लान के हिसाब से शाम को वो अमित और बाला को आपस में लड़ते देखकर उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आएंगी, जिसमें से बाला को लॉकर में बंद कर दिया जाएगा और अमित को पास की बेंच पे बैठाया जाएगा। इसके बाद सुरेश वहां अपने वॉलेट की चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आएगा, जिसे भी बेंच पर बैठने के लिए बोला जाएगा। इसी बीच अर्चना सुरेश को एक इलीगल गन रखने के लिए देगी, जिसे वो अपने बैग में छुपा कर रख लेगा। और फिर ठीक 7:30 बजे जब गुरुनाथ स्टेशन में आएगा, तो उसके कुछ देर बाद अर्चना उसको कुछ फाइल साइन करवाने के लिए लेके आएगी। और जैसे घड़ी में 8 बजेंगे, अमित टॉयलेट जाने के बहाने स्टेशन की लाइट को 3 मिनट के लिए बंद कर देगा, जिससे वहां अंधेरा होगा। और उस अंधेरे के बीच का फायदा उठाकर सुरेश तुरंत गन निकालकर बाला को देगा, जो ठीक सामने बैठे गुरुनाथ को गोली मार के गन वापस सुरेश को देगा, जिसे सुरेश भागते हुए जाकर मेन हॉल में डालकर वापस आकर बैठ जाएगा। और फिर 3 मिनट पूरे होते ही अमित को लाइट ऑन करके वापस आना होगा। इनका प्लान पूरी तरह फुल प्रूफ होता है और अब तक इनका सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, यहाँ तक कि गुरुनाथ भी 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर नागा भी आता है, जिससे गुरुनाथ से कुछ बातें करनी होती है। यहाँ अर्चना सुरेश को मैसेज करके नागा के चले जाने का इंतजार करने के लिए कहती है, जिसे वो अमित और बाला को भी बता देता है। लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं, स्टेशन की लाइट चली जाती है और साथ ही 2 गन शॉट्स की आवाज आती है। इसके बाद जब वापस लाइट आती है, तो अर्चना सहित सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने गुरुनाथ और नागा दोनों को ही गोली मार दी है। यहाँ अर्चना बाला से इशारे में पूछती है कि क्या तुमने काम किया, जिस पर बाला नाम में सर हिलाता है। साथ ही जो लाइट गई थी उसे अमित ने नहीं काटा था। तो आखिर ये काम इनके अलावा और किसने किया, ये सोचकर अर्चना बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिलहाल तो पुलिस स्टेशन में खून हुआ है, तो सबसे पहले अर्चना एसीपी को फोन लगाती है, जो अगले ही पल वहां पर आ जाता है। जब एसीपी वहां आता है तो डॉक्टर दोनों को देख रहा होता है। वो एसीपी से बताता है कि नागा की तो मौत हो गई, लेकिन गुरुनाथ अभी जिंदा है, इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसके बाद एसीपी की नजर अमित, बाला और सुरेश पर पड़ती है, जिनसे वो एक एक करके इस घटना के बारे में पूछता है, जिस पर सभी एक ही जवाब देते हैं। इसी बीच आरोग्य स्वामी एसीपी को ये बताता है कि गोली चलाते वक्त यहाँ पर एक और आदमी मौजूद था। आरोग्य स्वामी दरअसल उस आदमी की बात कर रहा होता है, जो अपने डॉग के मिसिंग होने की कंप्लेंट लेकर यहाँ पर आया था। अब उसे एसीपी जल्दी ढूंढने के लिए बोलता है। अब एसीपी तीनों को वहां से जाने के लिए कहता है, पर जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं, एसीपी सुरेश को रोककर उसका बैग दिखाने के लिए बोलता है, जिसमें देखने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था तो उसी वक्त अर्चना ने सुरेश से वो गन लेकर छिपा दी थी। इसके बाद एसीपी अर्चना के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि गुरुनाथ की सिचुएशन अब बहुत क्रिटिकल है। अब एसीपी अर्चना से गुरुनाथ और नागा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कहता है, जो कि रात में ही अर्चना को मिल जाते हैं। इधर अर्चना भी जय के कॉल लॉग्स को देख रही होती है, तो उसको पता चलता है कि जिस दिन जय की मौत हुई थी उस वक्त जय की एसीपी से बात हुई थी। ये बात जानते ही अर्चना इस बारे में अपने दोस्तों को बता देती है। फिलहाल अगली सुबह एसीपी नागा के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बुलाकर पूरी तरह पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि सभी को यही लग रहा है कि सिनू को उसके दुश्मन गैंग ने मारा है। और जब सिनू की बात चल रही होती है तो एसीपी को हम मुस्कुराते हुए देखते हैं, वो भी डरावनी। दरअसल यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि एसीपी ने ही सिनू को अर्चना और उसके दोस्तों के चंगुल से निकालकर जंगल में ले जाकर मार दिया था। मतलब कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड एसीपी ही है, जिसे शायद अर्चना और उसके दोस्तों
दोस्तों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। बाकी ये सब उसने क्यों किया और उसका क्या प्लान है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से पूछताछ करने के बाद एसीपी अर्चना के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जो दोनों को बताते हैं कि गुरुनाथ और नागा की मौत अलग अलग गन की गोली से हुई है। नागा की सर्विस रिवॉल्वर से की गई है तो गुरुनाथ की किसी अलग गन से। यहाँ डॉक्टर कंक्लूड करते हुए बताता है कि नागा को तो गुरुनाथ ने मारा, मगर गुरुनाथ को नागा ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा, क्योंकि मौके पर कोई गन बरामद नहीं हुई है। यहाँ से एसीपी अर्चना के साथ नागा के घर के लिए निकलता है, जिस दौरान रास्ते में उसे अमित, सुरेश और बाला साथ में दिखते हैं, जिन्हें रोककर एसीपी पहले तो सवाल करता है कि तुम लोगों में अचानक से दोस्ती कैसे हो गई। वैसे काफी अजीब बात है, लेकिन दोस्ती करना कोई जुर्म नहीं। यहाँ एसीपी तीनों को थोड़ा डराने के बाद सीधा नागा के घर पहुँचता है, जहाँ पूछताछ करके निकलते वक्त उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे वो अर्चना से अरेस्ट करने के लिए कहता है। और फिर हम उस आदमी को थाने में देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि ये आदमी नागा का ड्राइवर था। वो बताता है कि नागा ने मुझे यहीं स्टेशन के बाहर खड़ा होने के लिए कहा था, जिस दौरान लाइट जाने के बाद सभी की तरह उसने भी गोली की आवाज को सुना और तुरंत ही उसने एक आदमी को स्टेशन के अंदर से बाहर की तरफ भागकर जाते हुए देखा था। साथ ही इसके बाद उसने देखा कि अंधेरे में एक और डरा आदमी स्टेशन से बाहर भागकर आता है, जो कि एक गन को मेन हॉल में फेंककर अंदर वापस चला गया। यहाँ एसीपी अर्चना से अमित, सुरेश और बाला को थाने बुलाने के लिए कहता है, जिन्हें फोन करके अर्चना उनसे इस बारे में पूछती है तो उसे पता लगता है कि वो दूसरा आदमी जिसने गन मेन हॉल में फेंकी थी वो कोई और नहीं बल्कि अमित था। दरअसल उस रात जब गोली चली थी तो अमित के पैरों के पास एक गन गिरी, जिसको देखकर उसे लगा कि बाला ने ये काम किया, इसलिए उसने उस गन को ले जाकर बाहर हॉल में फेंक दिया था ताकि उन लोगों के ऊपर किसी का शक न जाए। अब यहाँ पर वो लोग काफी बुरी तरह फंस चुके होते हैं, लेकिन अर्चना फिर उन्हें शांत करने के लिए बोलती है। साथ ही उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, क्योंकि एसीपी ने कहा है। इधर एसीपी मेन हॉल में उस गन को ढूंढने के लिए कहता है, पर उसे वहाँ कोई गन नहीं मिलती। पर जब पास के नाले में देखता है तो वहाँ उन्हें एक गन मिल जाती है, जिसमें से सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके होते हैं। फिलहाल जब अर्चना के तीनों दोस्त स्टेशन आते हैं तो एसीपी उन्हें बिल्कुल वैसे ही एक एक करके भागने के लिए कहता है, जैसे कि उस रात हुआ होगा। और साथ ही वो नागा के ड्राइवर से पहचानने के लिए बोलता है कि इनमें से आखिर वो कौन था। अब क्योंकि उस रात को तो अंधेरा था तो नागा का ड्राइवर नहीं बता पाता कि इनमें से आखिर वो कौन था जो गन फेंक कर अंदर गया था। इसी बीच पुलिस उस मिसिंग डॉग की कंप्लेंट लिखवाने वाले आदमी को पकड़ लेती है। असल में वही था जो पहले पुलिस स्टेशन से भागा था। एसीपी के पूछने पर वो बताता है कि वो उस वक्त बहुत डर गया था, इसलिए वो वहां से भाग गया। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन नागा और गुरुनाथ पर गोली चली उसी दिन एसीपी ने नागा को अकेले में एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ एसीपी नागा से बताता है कि तुम्हारे और गुरुनाथ के रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है, जिसमें तुम तो फंस जाओगे लेकिन गुरुनाथ किसी न किसी तरह निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम उसे देते हो वो चीजें मुझे दे दो, क्योंकि मेरी पोजीशन गुरुनाथ से बड़ी है और कमिश्नर भी मेरी बात पर विश्वास करते हैं। नागा एसीपी से पूछता है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके जवाब में एसीपी उसको कहता है कि तुम कल गुरुनाथ से मिलने स्टेशन पर जाओ, जिस दौरान ठीक 8 बजे वहाँ लाइट बंद हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर तुम गुरुनाथ को मारकर वहाँ से भाग जाना। इसके आगे का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ एसीपी नागा को एक गन भी देता है। दरअसल ये वही गन थी जिसे अमित ने मेन हॉल में फेंक दिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ कमिश्नर के सामने एसीपी फाइनल रिपोर्ट देता है। उसके मुताबिक नागा ने गुरुनाथ को मारा और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गुरुनाथ ने उसे मार दिया। बाकी मेन हॉल और लाइट जाने वाली डिटेल्स उसमें नहीं होती। यहाँ एसीपी ने ये केस सिंपल बनाकर क्लोज कर दिया होता है, क्योंकि गुरुनाथ और नागा के रिश्ते की बात अगर बाहर गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। साथ ही कमिश्नर की भी 15 दिन के बाद सर्विस पूरी होने वाली होती है, तो वो भी ये सब कुछ नहीं चाहता था। और जैसा कि एसीपी चाहता था, केस एकदम वैसे ही खत्म हो जाता है। यहाँ से जाते वक्त एसीपी अर्चना को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है, जो बात उसे काफी अजीब लगती है। और अर्चना थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके उस कैफे का पता लगाने के लिए जाती है, जहाँ एसीपी अक्सर जाया करता है। उसी कैफे में एसीपी नागा से मिलने के साथ गुरुनाथ और जय से भी मिला था, मतलब कि वो किसी न किसी तरह से इन सभी से कनेक्टेड था। इसलिए चारों दोस्त एसीपी से अकेले में गन पॉइंट पर पूछताछ करते हैं। अर्चना एसीपी से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों और किस लिए किया, जिसके जवाब में एसीपी यहाँ पर काफी शॉकिंग बात रिवील करता है। वो बताता है कि जय असल में मेरा सगा छोटा भाई है और ये सब मैंने जय की मौत का बदला लेने के लिए किया और तुम्हें बचाने के लिए किया था। वो बताता है कि जय करीब 21 साल पहले ही हम लोगों से अलग हो गया, क्योंकि मेरे पिता पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक गुंडे का एनकाउंटर किया था। और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उस गुंडे के भाई ने एक दूसरे गुंडे को जय को मारने की सुपारी दी, जिसने जय को किडनैप तो कर लिया पर एक बच्चे को वो मार नहीं पाया। इसलिए उसने जय को एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया, जिसके बाद वो आदमी शहर छोड़कर ही भाग गया था। लेकिन फिर वो वापस आया और मेरे पापा से जय के बारे में सब कुछ बताकर माफी मांगने लगा, जिसका पता लगाकर मैंने तुरंत जय को मिलने के लिए उसी कैफे में बुलाया, जहाँ अपने परिवार को वापस मिलने से जय बहुत ही खुश था, पर वो वापस नहीं
नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो नए रिश्ते को आखिर कैसे संभालेगा। यहाँ वो वापस घर आने से मना कर देता है। वो अर्चना सहित अपने चारों दोस्तों के नाम लेकर कहता है कि अब यही लोग मेरा परिवार है। यहाँ एसीपी भी अपने भाई के इस फैसले की कद्र करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है भाई। यहाँ जय एसीपी को अपने दोस्तों की तस्वीरें दिखाता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो आगे बताता है, पर जब उसी रात मुझे जय का भेजा हुआ वीडियो मैसेज आया जिसमें नागा के आदमी एक लड़की को किडनैप कर रहे थे, तो मैं तुरंत इस बारे में पता लगाने के लिए गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय के मरने के बाद मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया, यहाँ तक तुम लोगों का फोन भी ट्रैप करवाया। यही वजह थी कि तुम्हारे हर प्लान के बारे में मुझे सब कुछ पता था, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारी कैद से सिनू को जंगल में जाकर मारा। फिर मैंने नागा के साथ गुरुनाथ को भी डराकर बिल्कुल वैसा ऑफर दिया और लाइट बुझते ही दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। बाकी उसके बाद मैंने जो भी किया तुम लोगों को बचाने के लिए किया। इसी बीच इन लोगों की ये बातें नागा का ड्राइवर सुन रहा होता है, जिसको देखते ये लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं। इसी दौरान भागते भागते नागा का ड्राइवर एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहीं मारा जाता है। इसी के साथ अर्चना को पता लगता है कि गुरुनाथ की भी हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, मतलब कि इन लोगों का बदला पूरा हो चुका है। इसके बाद मूवी के आखिर में अमित एसीपी से सवाल करता है कि लाइट बंद करने का काम तो मेरा था, पर जब मैंने लाइट बंद नहीं की तो 8 बजते ही लाइट किसने बंद की? और यहाँ हम देखते हैं कि लाइट ऑफ करने वाला और कोई नहीं, मारुति नगर पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर आरोग्य स्वामी था, मतलब कि वो भी एसीपी से मिला हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।